क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हो जहाँ से निकला नहीं जा सकता और हर रात आपका शिकार हो सकता हो। ऐसा ही कुछ है हमारी इस बार की सीरीज में। सीरीज का नाम है फ्रॉम और ये है इसका सीजन 1 का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि घंटी बजाकर लोगों को घर जाने को कहता रहता है। फिर हम इस लड़की को देखते हैं, इसका नाम सेरा होता है और ये इस रेस्टोरेंट डाइनर में काम करते रहती है। और फिर ये लोगों को उनके घर जाने को कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था। और फिर ये लोगों के जाने के बाद गेट पर एक ताबीज लटका देती है। फिर से हम इस आदमी को देखते हैं, ये आदमी इस गाँव का शेरिफ होता है और ये पूरे गाँव में घूमकर घंटी बजाता है ताकि सारे लोग अपने अपने घर में चले जाएं। फिर हम इस लड़के को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाला होता है। ये अपने पिता के साथ बैठकर चेस खेलता रहता है। तभी पीछे से ये लड़की आती है जो कि एक 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट होती है और इस गांव में एक डॉक्टर का काम करते रहती है। इसका नाम क्रिस्टी है। फिर ये इस पुलिस वाले के पिता को बेसमेंट में ले जाने को कहती है क्योंकि ये रात में वही सोते हैं। पर ये अंकल नाराज हो जाते हैं। फिर क्रिस्टी इन्हें कहती है कि आप अभी चले जाइए और सुबह होते ही वापस ऊपर आ जाइएगा। फिर क्रिस्टी बाहर इस पुलिस वाले से उसके पिता के बारे में कुछ बातें करते रहती है और फिर ये वापस हॉस्पिटल के अंदर चले जाती है और ये भी दरवाजे पर ताबीज लगा देती है। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जो कि दूर से कुछ लोगों को देखते रहते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये लोग वापस घर में चले जाते हैं। फिर शेरिफ भी अपने पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और स्टेशन के बाहर बोर्ड पर नाइट्स विदाउट इंसिडेंट 96 लिखा हुआ होता है। इसका मतलब यहाँ 96 दिनों से कोई हादसा नहीं हुआ है। फिर हम बार में देखते हैं जहाँ ये बार टेंडर इस फ्रैंक नाम के आदमी को उसके घर जाने को कहता है पर फ्रैंक होश में नहीं होता। फिर ये भी अपने दरवाजे पर ताबीज लगा लेता है। फिर हमें फ्रैंक की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ उसकी बीवी और बेटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर ये बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि पापा अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तब इसकी मॉम कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। फिर रात में हम इस बच्ची को देखते हैं जो कि प्रार्थना करने के बाद सोने जा रही होती है। तभी इसकी खिड़की पर एक दस्तक होती है और हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी खिड़की के बाहर से खड़ी होकर कहती है कि खिड़की खोल दो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। पर ये बच्ची इसे मना कर देती है लेकिन बाद में ये ओल्ड लेडी इसे मना लेती है और इसकी मॉम गेट पर ताबीज लगाकर ऊपर रूम में आते रहती है। तब ये देखती है कि इसकी बेटी खिड़की के सामने खड़े होकर किसी से बात कर रही है। ये उसे रोकने की कोशिश करती है, तब तक इसकी बेटी खिड़की खोल देती है और ये ओल्ड लेडी एक राक्षस में बदल जाती है। फिर सीन कट होता है और हमें इस फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक फैमिली वैन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर हम इस लड़की जूली को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई ईथन को कहानी सुनाते रहती है और इनके मॉम डैड का नाम जिम और टैबिथा होता है। फिर हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने घर की ओर जाते रहता है पर इसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई होती है। ये समझ नहीं पाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी शेरिफ बहुत गुस्से में इसके घर से बाहर निकलकर इसे मारने लगते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रैंक से बहुत बार कहा था कि तुम खिड़कियों को कीलों से बंद रखना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। फिर ये फ्रैंक का कॉलर पकड़कर इसे इसके रूम में ले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि इसकी बीवी और बेटी की लाश बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई होती है। फिर शेरिफ इस पुलिस वाले को इसे जेल में डालने का आदेश देकर नीचे चले जाते हैं। तभी हम इस आदमी को देखते हैं जो कि एक फादर है। फिर शेरिफ ताबीज को उठाकर अपने पास रख लेते हैं। फिर से हम इस फैमिली को देखते हैं जहाँ जिम टैबिथा से उनके शादी के वक्त की बात करता रहता है। तभी इन्हें रास्ते में ये बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखता है। ये सभी इस पेड़ के पास जाते हैं। तभी आसमान में बहुत से कौवे मंडराने लगते हैं। फिर ये सभी वापस अपने वैन में चले जाते हैं। फिर हम गाँव में इस लेडी को देखते हैं जिसका नाम डोना होता है। ये शेरिफ से कहती है कि वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन शेरिफ कहता है कि वो अपने बेटे से मिलने आया है। फिर डोना शेरिफ को उनके बेटे के रूम के पास ले जाती है। फिर हम शेरिफ के बेटे एलिस को देखते हैं जो कि एक लड़की जिसका नाम फातिमा है उसकी पेंटिंग बनाता रहता है। तभी शेरिफ यहाँ आ जाते हैं पर एलिस इन्हें देखकर खुश नहीं होता। ये शेरिफ को देखकर नाराज हो जाता है। तभी शेरिफ कहते हैं कि कल कुछ लोगों की मौत हो गई थी और अच्छा होगा कि तुम उन्हें श्रद्धांजलि देने आ जाओ। फिर हम वैन में जूली को देखते हैं जो कहती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। तभी टैबिथा कहती है कि कहीं हमने हाईवे का साइन मिस तो नहीं कर दिया। तभी जिम कहता है नहीं। फिर ये इस गांव में आ जाते हैं जहाँ सेरा इन्हें बहुत हैरानी से देखते रहती है। फिर ये देखते हैं कि यहाँ सारे गाड़ियों के टायर पंचर है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग फ्रैंक की बीवी और बेटी के शोक सभा में आए हुए होते हैं। तभी जिम की वैन यहाँ आती है। ये सभी लोग इन्हें बहुत हैरानी से देखते रहते हैं। फिर शेरिफ गाँव वालों से कहते हैं कि इन लोगों से कुछ मत कहना। फिर जिम वैन से उतरकर इन लोगों से हाईवे
हाईवे का रास्ता पूछता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। फिर शेरिफ जिम से कहते हैं कि क्या हुआ। इस पर जिम इनसे हाईवे का रास्ता पूछता है। फिर शेरिफ थोड़ा हैरान होकर कहता है कि यहाँ से सीधे चले जाना, आपको हाईवे का साइन मिल जाएगा। फिर जिम अपनी वैन लेकर चला जाता है और ये रोड पर सीधे जाते रहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी हाईवे का साइन नहीं दिखता। फिर हम देखते हैं कि वापस गाँव में आ जाते हैं। फिर हम इस आदमी को देखते हैं जो कि सेरा का बड़ा भाई होता है और ये सेरा से कहता है कि ये फैमिली अभी तक घूम रही है। फिर सेरा कहती है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। फिर इसका भाई जानवरों को खाना देने चला जाता है, पर सेरा बहुत घबराई हुई होती है। फिर हम वैन में देखते हैं जहाँ तबिता जिम से कहती है कि उन्होंने शायद कोई टर्न मिस कर दिया होगा, पर जिम इसकी बात से सहमत नहीं होता। फिर तबिता जिम से कहती है कि गाड़ी धीरे चलाओ, कहीं फिर से टर्न मिस ना हो जाए, पर जिम इस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि गाड़ी 20 पर चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वापस उसी गाँव में आ जाते हैं। इस बार इन्हें कुछ गड़बड़ लगता है और ये वापस यू टर्न ले लेते हैं। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जो इस पुलिस वाले से कहते हैं कि जाकर रोड पर कांटे बिछा दो। फिर ये वापस जाते रहते हैं, तभी सामने से एक गाड़ी आती है जिसके कारण इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी वैन पलट जाती है और जिम इस पेड़ की टहनी के कारण अपनी सीट पर फंस जाता है। फिर जिम टैबिटा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश पड़ी हुई होती है। फिर ये जूली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब हम देखते हैं कि जूली ठीक होती है, मगर ईथन के पैर में एक रॉड घुसी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि ये गाड़ी इस पेड़ से टकरा गई होती है और इसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसके सर पर चोट लगी हुई होती है, और दूसरी तरफ शेरिफ और ये पुलिस वाला रोड पर कांटे बिछाते रहते हैं। तभी ये घायल आदमी इनके पास आकर कहता है कि वहाँ आगे एक एक्सीडेंट हो गया है। फिर फादर इस पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम इस आदमी को लेकर गाँव के हॉस्पिटल जाओ, और फादर और क्रिस्टी को लेकर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँचो। फिर हम देखते हैं कि जिम टेबिटा को उठाने की कोशिश करते रहता है। तभी जूली कहती है कि ईथन के पैर में एक रॉड घुस गई है, और दूसरी तरफ ये पुलिस वाला इसे हॉस्पिटल में ले आता है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी इस गाड़ी से बाहर निकलता है। शेरिफ इससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तब ये आदमी अजीब सी हरकतें करने लगता है। शेरिफ समझ जाते हैं कि ये आदमी नशे में है। ये इसे गाड़ी से बांध देते हैं और वैन के पास चले जाते हैं। ये पूछते हैं कि क्या कोई अंदर है। तब जिम कहता है कि हाँ, उसके बेटे के पैर में एक रॉड घुस गई है। फिर शेरिफ कहते हैं कि तुम घबराओ मत, और लोग आ रहे हैं। फिर शेरिफ दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और टैबिटा के पल्स चेक करते हैं। फिर ये कहते हैं कि वो ठीक है और बेहोश है। फिर ये जूली को उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ फादर एलिस से कहते हैं कि गांव के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें मदद चाहिए। तभी एलिस कहता है कि एक और गाड़ी, ये कैसे हो सकता है, और फिर ये इनके साथ चला जाता है। और हॉस्पिटल में ये नर्स इस आदमी को पानी चढ़ा देती है और पुलिस वाले के पिता को नीचे बेसमेंट में ले जाती है, और यहाँ ये सभी इस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर क्रिस्टी इस आदमी से इसका नाम पूछती है, तभी अपना नाम जेड बताता है, और शेरिफ जूली को वैन से बाहर निकाल लेते हैं। फिर एलिस क्रिस्टी से कहता है कि इस गाड़ी का नंबर प्लेट तो न्यूयॉर्क का है, और ये कहता है कि सारा और नेथन भी तो वहीं से है, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि नहीं, वो वहाँ से नहीं है। इसका मतलब गांव में जितने भी लोग हैं वो सभी अलग अलग जगह से आए हुए हैं और यहाँ आकर फंस गए हैं। फिर ये पुलिस वाला क्रिस्टी को नीचे वैन के पास ले जाता है, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सेरा इस आदमी का ख्याल रखती है। फिर हम देखते हैं कि एलिस और ये पुलिस वाला मिलकर तबिता को वैन से बाहर निकाल लेते हैं और ये होश में आ जाती है। फिर शेरिफ क्रिस्टी से कहते हैं कि उस बच्चे के पैर में रॉड घुसी हुई है और तुम्हें उसे निकालने में कितना वक्त लगेगा। इस पर क्रिस्टी कहती है कि शायद 1 घंटा। तभी पीछे से ये पुलिस वाला आकर शेरिफ से कहता है कि अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हुए हैं, उन्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करना होगा। फिर शेरिफ थोड़ा सोचते हैं और क्रिस्टी से कहते हैं कि क्या तुम वैन के अंदर ही उसका इलाज कर सकती हो, और ये कहकर शेरिफ अपने जेब से तावीज निकालते हैं। फिर क्रिस्टी मान जाती है और वैन के अंदर चले जाती है और जिम से कहती है कि तुम्हारी वाइफ को होश आ गया है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ तबिता को समझाते रहते हैं। तभी वहाँ जिम आकर तबिता को ईथन के बारे में बताता है। फिर तबिता कहती है कि शेरिफ कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। इस पर जिम शेरिफ से बहस करने लगता है। तब शेरिफ जिम से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो तुम रुक सकते हो, लेकिन इन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। फिर ये कहते हैं कि रात में ये जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर जिम तबिता को जाने को कहता है, और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में सेरा को देखते हैं जो कि इस आदमी से बातें करते रहती है। फिर ये आदमी अपने आप को कोसने लगता है कि उसने क्यों पी थी। फिर सेरा इसे चुप होने को कहती है और इसे किस करती है, और फिर ये चुप हो जाता है। लेकिन तभी सेरा इसके गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, और यहाँ शेरिफ एलिस को अपनी पिस्तौल देकर कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो इसका इस्तेमाल करना। और यहाँ तबिता जाने को तैयार नहीं होती। ये कहती है कि हम थॉमस को उठाकर चलते हैं। तब जिम कहता है कि ईथन अभी भी वैन में फंसा हुआ है। थॉमस इनका सबसे छोटा बेटा होता है जो कि मर चुका था। फिर तबिता और जूली जाने को तैयार हो जाते हैं और जिम वैन के अंदर चला जाता है। शेरिफ वैन में ताबीज लगा देते हैं और वैन को हर तरफ से ढकने लगते हैं,
और यहाँ दूसरी तरफ ये सभी गाड़ी से जाते रहते हैं, तभी कीलों की वजह से टायर पंचर हो जाता है और फिर ये सभी कॉलोनी हाउस की तरफ जाते रहते हैं। फिर हम वैन में देखते हैं कि इथेन को कुछ होने लगता है, कुछ मिर्गी जैसा, और तभी कुछ आवाज सुनाई देती है। चलिए बाहर देखते हैं कि वैन की तरफ बहुत से इंसानों जैसे दिखने वाले राक्षस आ रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।